क्या है वो मैटर। तो मैटर से कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं। लेटर डिस्कस दो फाइनल थिंग्स जो थोड़ी बहुत रह गई हैं। एक तो ये बताना है ध्यान से कि स्टेट ऑफ मैटर किसके पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड। हाँ जी, बताइए कोई आंसर देगा। किन फैक्टर्स पे स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करती है? हाँ जी, नहीं वो तो फैक्टर, वो तो स्टेट है। समझ में आएगी आएगी। तो आपको स्टेट से नाम बता रहा है, मैं पूछ रहा हूँ वो स्टेट्स किन बातों पे डिपेंड करती है। सॉलिड कब होगा, लिक्विड कब होगा, गैस कब होगा, किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ। क्या जोर से बोल रहा हूँ। अरे भाई वो तो प्रॉपर्टीज बोल के आ गया। मैं प्रॉपर्टी थोड़ी पूछ रहा हूँ स्टेट की। बहुत से लोग हैं कि भाई इसको भाई ये सॉलिड, ये सॉलिड क्यों है, अब उसकी प्रॉपर्टीज बताने लगेगी। गलत आंसर है। मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ सॉलिड किस लिए कहते हैं, ये सॉलिड किस लिए इसको कहते हैं। मैं सोच पूछ रहा हूँ सॉलिड की वजह, सॉलिड होने की वजह क्या है। मैं सॉलिड की प्रॉपर्टी थोड़ी पूछ रहा हूँ। आप बात समझ रहे हैं समझ रहे। इसमें अक्सर लोग जो है क्वेश्चंस को गलत समझिए। जब क्वेश्चन ही गलत समझोगे तो आंसर तो सही हो नहीं सकता। अरे नहीं भाई, क्या चीज पार्टिकल, स्टेट बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलके एक स्टेट बनती है जो या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी अंडर नॉर्मल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में क्या नाम है आपका बॉस आइंस्टाइन स्टेट आ जाती है। और क्या आ जाता है वो बताया था आपको हैं क्या आयनाइज होते स्टेट में पार्टिकल्स होते प्लाज्मा। क्या प्लाज्मा बोलती है वो स्पेशल कंडीशन की स्टेट है। वो स्पेशल कंडीशन क्रिएट करेंगे तब वो स्टेट पहुंचेगी, वो अपने आप नहीं होती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। देखिए ध्यान से समझ लीजिए। एक होता है रूम टेम्परेचर। क्या रूम टेम्परेचर, एक उससे ऊपर टेम्परेचर है और उसको मतलब रूम टेम्परेचर से बिलो रूम टेम्परेचर, और ये हायर रूम टेम्परेचर। नीचे जाएंगे बढ़ाती मतलब रूम टेम्परेचर 35 के करीब है। तो टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर मतलब 30 से कम होगा। हायर रूम टेम्परेचर 35-40 से 50, जैसे ओवन में या पानी उबाल रहे रूम हायर रूम टेम्परेचर। अब आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि एक किसी भी चीज जो सॉलिड स्टेट में है उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और मेल्ट होने के बाद एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पता है किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड changes from solid to liquid in large scale। तो है ना वो क्या रहता है मेल्टिंग पॉइंट। आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है वो इवोपरेशन होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मेल्टिंग जो होती है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनमें जो चेंज आती है वो अबंडेंस में होती है बहुत ज्यादा। समझ में आया नहीं? मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट ए पॉइंट, इज ए टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में बदलता है लार्ज स्केल। बॉइलिंग पॉइंट, अब तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट कहने के लिए पॉइंट है किताब में लगा हुआ पॉइंट है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? टेम्परेचर है जिस पे कोई चीज लिक्विड से गैस बनती है बल्ब में। ये सॉलिड से लिक्विड में आती है। मेल्टिंग से पहले वो सॉलिड थी, मेल्ट होगी, उसके बाद वो क्या बन जाएगी? लिक्विड, सिवाय कुछ सब्सटेंस को जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन गई।
क्या बोलते हैं उन्हें? सबलिमिएबल बनने से, मतलब ये सबलिमिएबल है, सॉलिड से गैस बनेंगे या गैस से सॉलिड, उसमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि रीच की स्टेट ही नहीं आ रही, वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं। और वो हर टेम्परेचर पे होता है, ग्रेजुअली होते रहते हैं, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे स्लो होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेल्टिंग पॉइंट उसमें नहीं आता है। ज्यादातर जो जनरल सॉलिड्स हैं वो पहले मेल्ट होते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो लिक्विड बन जाते हैं। फिर लिक्विड से वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, वो पहुंचते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जहाँ पे विग्रसली सॉलिड्स लिक्विड से गैस बनते हैं, लिक्विड से गैस बनते हैं बहुत ज्यादा, ग्रेजुअली बन रहा है तो इवोपरेशन होता है, बल्क में हो रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ बल्क में चेंज आ रहा है। मेल्टिंग में तो गलती से बहुत बल्क यूज कर देते हैं, यहाँ बल्क नहीं आता, टेम्परेचर इंक्रीज और सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। अब जब वो बॉइलिंग से जब वो चेंज होता है तो वो आ जाता है गैस की स्टेट में या वेपर्स की स्टेट में। समझना है? टेम्परेचर बढ़ाने पे घटाएंगे तो जो जनरल लिक्विड गैस है घटने पे वो पहले फिर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगी, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट पे और ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट से लिक्विड बनना शुरू होती है पहुंचने के बाद। और मैं आपको पहले की पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे वो हीट दे रहा है, फिर वो और ठंडे होंगे तो और हीट देंगे किसको? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो है, वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में है तो वो हीट बॉडी को देंगे। जैसे स्टीम है तो स्टीम जो होगी पहले ठंडी होकर कहाँ पहुंचेगी? और उस ड्यूरेशन में वो ठंडी हो रही तो वो हीट दे रही है, किसको हीट देगी? अगर बॉडी के कांटेक्ट में है तो बॉडी को देगी। और फिर जब और ठंडा करेंगे उसे जो रूम टेम्परेचर तक उसे वापस जाना है, उसके बाद आप और ठंडा करना है तो फ्रीजर में रखो स्पेशल कंडीशन के लिए को। फिर और ठंडा होगी तो वो हीट किसको देगी? वो भी बॉडी को देगी और वो लिक्विड ही रहेगी। लिक्विड बनने के बाद वो जब तक रूम टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगी तब तक वो क्या रहेगी? क्या रहेगी? लिक्विड ही रहेगी। रूम टेम्परेचर के बाद और ठंडा करें फिर वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी, जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। बट हीट उसी टेम्परेचर में मेल्ट होता है, उसी पे फ्रीज होता है। तो फ्रीज होते हुए भी हीट देगी। फिर हमने किसी क्लास में समझाया था कि स्टीम जो है वो ज्यादा जलाती है, क्योंकि स्टीम जो हीट दे रही है बॉडी को, पहले तो वो हीट दे रही है स्टीम से लिक्विड बनने में 100 डिग्री लिक्विड बनने में। पहले वो एकदम 100 डिग्री जो है वाटर से वो एकदम रूम टेम्परेचर में नहीं आएगी स्टीम, पहले वो स्टीम से वाटर बनेगी। और किस टेम्परेचर में बनेगी? जिस टेम्परेचर पे बॉइल होता है उसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनेगी। तो पानी कितने में बॉइल होता है? 100 पे, तो 100 पे ही वो लिक्विड बनेगी। जब वो स्टीम बनी थी उसने हीट ली थी, अब वो स्टीम से वापस लिक्विड वाटर बन रहा है तो वो हीट देगा। किसको देगा? जिसके कॉन्टेक्ट में वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और जिसम भी हो सकता है, तो इंसान के जिसम को हीट देगा। फिर रूम टेम्परेचर बॉइलिंग अपना जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, वहां आने के बाद फिर वो लिक्विड बन जाएगा। और जब वो लिक्विड बन जाएगा तब वो फिर और ठंडा होगा जब तक रूम टेम्परेचर पे ना जाए, फिर वो और हीट देगा, तब भी बॉडी को देगा। तो मैंने आपको समझाया था कि मान लो गैस से लिक्विड बनने में या स्टीम से वाटर बनने में वो x यूनिट हीट दे रहा है, फिर वो वाटर 100 डिग्री पे बनेगा, क्योंकि 100 पे वो स्टीम बना था 100 पे वाटर बनेगा। ये रूल है, जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होती है स्टेट, उसी टेम्परेचर पे वापस उसी पलट के आएगा प्योर सब्सटेंस। मिक्सर है तो मिक्सर के तो हर कंपोनेंट का अलग अलग फैक्टर होगा, एक चीज मेल्ट हो रही है और एक को मेल्टिंग पॉइंट नहीं है वो मेल्ट नहीं होगी। समझ में आ गई नहीं आ गई? फिर वो हीट देगा रूम टेम्परेचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ पे वो लिक्विड बन गया है। जब वो लिक्विड बन जाएगा तो फिर वो और हीट देगा बॉडी को रूम टेम्परेचर तक आने। वो हीट जो होगा वो मान लो y है, तो टोटल हीट गिवन बाय स्टीम टू द बॉडी अप टू कमिंग अप टू रूम टेम्परेचर विल बी x + y।
मेरे अगर वाटर 100 पे है उसको स्टेट चेंज नहीं होगी, वाटर डायरेक्ट जो है वो उसी टेम्परेचर उसको कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टेट तो उसकी ऑलरेडी लिक्विड है। स्टेट चेंज होते हुए जो वो हीट देगा बॉडी को, स्टेट तो चेंज हो नहीं रही, तो ऑलरेडी 100 पर है। और जब स्टेट चेंज नहीं होती, टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो स्टेट चेंज नहीं होती, तो वो 100 से आउटसाइड टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, और वो कम होके वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। वो सिर्फ 5 यूनिट हीट देगा अगर उसमें अगर अमाउंट रूम की सेम। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि स्टीम विल गिव एक्स हीट टू द बॉडी विच विल डिपेंड ऑन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ डिपेंड वर्ड मैंने इसलिए करा है, इक्वल टू लेटेंट हीट के बराबर जब होगी जब उसकी अमाउंट 1 kg है। जब हम लेटेंट हीट को डिफाइन किया था तो हमने क्या वर्ड यूज करा था, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड 1 kg लिक्विड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। याद करो यही किया था ना। 1 kg अगर अमाउंट है तो उसको जो हीट होगी वो लेटेंट हीट के बराबर होगी। 1 kg से आधी है तो लेटेंट हीट की जो फिगर होती है हम यूज करते हैं उसकी आधी अमाउंट होगी। हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तरह का रेट होता है कि 1 kg में इतनी हीट लग रही है, अब हमारा 2 kg स्टीम है तो इस हीट कितनी हीट लगेगी है? जो लेटेंट हीट की जो वैल्यू है वो उसके बराबर थोड़ी लगेगी, उससे डबल लगेगी, और अगर उससे आधी है तो आधी लगेगी। है ना, इसलिए हम कहते हैं इक्वल टू लेटेंट हीट, हम कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन लेटेंट हीट, यानी लेटेंट हीट पे डिपेंड करती है अमाउंट पे। दैट मीन द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट, या डिपेंड्स ऑन लेटेंट हीट, it depends on the amount of the substance. If the substance is 1 kg, then it will be equal to latent heat. If it is more than 1 kg, then the heat given will be more than latent heat. समझ में आ रहा है? अगर कम है तो कम हो। तो अब आप ये देखिए कि सॉलिड से गैस बनने में वो स्टेट का हम पहले पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले वो मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर वहाँ स्टेट चेंज करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जब वो मेल्ट हो जाएगा लिक्विड बन जाएगा, फिर उसको हम गर्म कर रहे हैं, फिर वो और उसका टेम्परेचर चेंज होगा, वो पहुँच जाएगा कहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाएगा, अब वो स्टेट चेंज करेगा और फ्रॉम लिक्विड से पहले आ जाएगा वो गैस में आ जाएगा। वास्तव में भी यही सफर चलता है। इसी तरह वापिस हो। तो अब अगर कोई सब्सटेंस, अब ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 70 डिग्री है, वैक्स है, वैक्स का 40 के आसपास होता है, 35-40 डिपेंड करता है। वैक्स इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर बिल्कुल 100% प्योर नहीं होता। अब आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, जिसे कहना चाहिए वैक्स का सॉरी मेल्टिंग पॉइंट 35 के आसपास है, 35 डिग्री का। अब अगर वो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट से जो रूम टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो वो मेल्ट हो गया। क्योंकि मान लो कोई चीज 30 डिग्री 35 डिग्री पे मेल्ट होती है और उसका जो टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है वो इसका 40 डिग्री है, कितना है 40, तो 35 को मेल्ट होती है और रूम टेम्परेचर 40 है, तो रूम टेम्परेचर तक पहुंचने की कोशिश करेगी, तो बीच में मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो बिना मेल्ट हुए वो 40 डिग्री में पहुंच जाएगी क्या? क्या होगी? पहले मेल्ट होगी। जब रूम टेम्परेचर पहुंचेगी तो किस फॉर्म में मिलेगा हमें? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में? और अगर उसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम है, यानी मेल्टिंग पॉइंट 35 है और वो है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो अभी तक तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचा, तो क्या मेल्ट हो जाएगा वो? जैसे बर्फ है वो 0 डिग्री में जाती है, नॉर्मल कंडीशन में बर्फ 0 पे मेल्ट होती है और बर्फ रखी हुई है -5 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ मेल्ट हो जाएगी वो, प्योर बर्फ है। अगर आपने सॉल्ट डाल दे तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, यानी वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -5 से भी कम हो जाएगा, वो अलग चीज है। इग्नोर है, 0 डिग्री पे मेल्ट होगी।
अब मेल्ट होनी है उसको, अंदर मेल्ट होना है उसको कहीं पे 0 डिग्री पे। तो इस हालत में बर्फ होगी इस टेम्परेचर पे, तो अभी तो मेल्ट नहीं हुई ना, मेल्ट होने के लिए उसे और हीट चाहिए, तो किस फॉर्म में मिलेगी हमें? सॉलिड में मिलेगी। मेल्ट नहीं हुई ना, तो किस फॉर्म में मिलेगी? सॉलिड। इसी तरह कोई चीज अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर है, जैसे मैक्स है वो मेल्ट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 70, इन्हें मिसाल ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ऐसे ही हो सकता है 80 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। अब वो मेल्ट हो गया 35 डिग्री पर, और इस सब जो टेम्परेचर है वो 40 पे 50 पर है, तो मेल्ट तो हो चुका, लेकिन गैस की स्टेट में अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि गैस बनेगा 70 के बाद। तो अगर कोई चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पर है, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, बहुत छोटी सी मिसाल है और बड़ी सिंपल सी, कि जो हमारी गैसेज जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -0 बहुत कम होता है, माइनस में होता है, -195 के आसपास, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी 0 से कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी 0 से कम है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, या रूम टेम्परेचर लेस देन रूम टेम्परेचर, और जो बॉइलिंग पॉइंट है जो मेल्ट होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट से रूम टेम्परेचर से क्या है, बहुत कम है। तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगी तो मेल्ट भी हो चुकी होगी और बॉइल भी हो चुकी होगी, ये दोनों टेम्परेचर जो है ज्यादा है। तो हमारे पास वो किस हालत में होगी? रूम टेम्परेचर। जब हम तो रूम टेम्परेचर पे है ना, तो वो हमारे तक जो वो चीज पहुंचेगी तो किस हालत में पहुंचेगी? गैस की हालत में। किस टेम्परेचर पे? किस हालत में? गैस की हालत में। अब समझ में आया आपको कि ये जो है ये सॉलिड इसलिए है रूम टेम्परेचर पे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा ये मेल्ट, अब क्योंकि रूम टेम्परेचर से कम पर है, जो मेल्टिंग पॉइंट से कम है, मेल्टिंग पॉइंट पर कम है, रूम टेम्परेचर में तो है ही है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम है, तो इसलिए किस हालत में हो गई? सॉलिड में हो। अरे बात समझ में नहीं आ रही? पानी लिक्विड क्यों है? वाटर जब ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आइस का, सॉलिड फॉर्म में उसको ले रहे हैं, जब वो आइस था तो वो 0 डिग्री था और रूम टेम्परेचर है 30, तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर, वो जो रूम टेम्परेचर जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो रूम टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए पहले मेल्ट होगी, जब रूम टेम्परेचर पहुंचेगी तो किस फॉर्म में पहुंचेगा? लिक्विड फॉर्म में। तो वाटर जो है वो गैस की फॉर्म में क्यों नहीं है? कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है नॉर्मल वाटर का? 100। तो रूम टेम्परेचर 35 और 40 के बीच में, तो मेल्टिंग पॉइंट से तो ज्यादा है सॉलिड के, सॉलिड वाटर के यानी आइस से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो मेल्ट तो हो चुका था वो, और हम रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं उसको, लेकिन बॉयल अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पर है और बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा है, तो इसलिए वाटर किस हालत में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में। अब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ये गैस की फॉर्म में हम रूम टेम्परेचर पे जब देखते हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पे गैस क्यों है? बताओ कि गैस कब बनती है? बॉइलिंग पॉइंट के बाद। तो रूम टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से बहुत बहुत ज्यादा है। रूम टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। हम रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं उसको, तो रूम टेम्परेचर पे आने के लिए वो कौन कौन से प्रोसेस गुजर चुकी होगी? मेल्ट भी हो चुकी होगी और बॉयल भी हो चुकी होगी, तो हमें किस फॉर्म में मिलेगी? वो गैस की फॉर्म में मिलेगी, इसलिए ऑक्सीजन गैस है। समझ में आया? कि कोई मुझे अलमारी, लोहे की अलमारी, वो सॉलिड क्यों है, उसे सॉलिड क्यों कहते हैं, ये सवाल अगर होगा तो आप उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे कि इट हैज अ डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, डज नॉट शो फ्लूइडिटी, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, ये सॉलिड, इसलिए इसको हम सॉलिड कहते हैं।
लेकिन सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों नहीं है, गैस क्यों नहीं है? अब बात समझ में आ गई? सवाल क्या है हमारा, सॉलिड क्यों है? वाई आयरन अल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर? तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं बतानी। प्रॉपर्टीज को कब बताते हैं? जब हम कहते हैं इसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं। ये बात समझ में नहीं आया। अब एक छोटा सा परिंदा है, जो उसके क्या नाम है, परवर है, और वो उड़ भी सकता है। मुझे कोई आपसे पूछे इसको परिंदा क्यों कह रहा है, बर्ड क्यों कह रहे हैं, क्या कहोगे? जानदार है इसलिए इसको बर्ड कह रहा है? क्या कहोगे? कि ये उड़ सकती है, उड़ती है, और जो बर्ड की जो क्वालिटीज है वो इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको हम बर्ड कहते हैं। इसको हम बर्ड कहते हैं। कोई एनिमल, जमीन पे चलने वाले एनिमल जैसे घोड़े होते हैं, बकरे होते हैं, इनको वो नहीं कहते। तो फर्क है कि वाई इट इज सॉलिड, अल्मीरा सॉलिड क्यों है? योर आंसर इज कि बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई देन रूम टेम्परेचर। यानी मेल्टिंग पॉइंट लोहे का जो है तकरीबन 1500 डिग्री होता है, प्योर लोहे का, और आपका रूम टेम्परेचर 30, 35, 40 का। तो मेल्ट तो 1500 पे जाके होगा, मेल्ट होने से पहले क्या होगा? सॉरी, तो सिंस द रूम टेम्परेचर इज मच लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, इसलिए वो अभी मेल्ट नहीं हुआ। तो किस फॉर्म में मिलेगा हमें? सॉलिड फॉर्म में। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई आपसे पूछे कि ग्लिसरीन जो है वो लिक्विड क्यों होती है, आप जानते हो ग्लिसरीन लिक्विड होती है ना, तो क्या जवाब दोगे इसका? व्हाई इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो आप क्या कहोगे कि रूम टेम्परेचर इज अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट होने के बाद लिक्विड बनता है, इसका मतलब मेल्ट हो चुका है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया। तो रूम टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद आए तभी वो लिक्विड बनती है। तो रूम टेम्परेचर इज मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन। अगर आपको पता नहीं तो कोई बात नहीं, जस्ट लाइक द रूम टेम्परेचर इज मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन, बट रूम टेम्परेचर इज लेसर देन बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचूंगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो इसलिए वो ना तो सॉलिड है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया, ना वो गैस है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच रही, वो बॉइलिंग के बाद वो गैस बनती है। किस फॉर्म में मिलेगा हमें? किस फॉर्म में मिलेगा ग्लिसरीन? लिक्विड फॉर्म। अब कोई पूछे भाई ऑक्सीजन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, तो आप बताएंगे रूम टेम्परेचर इज मच हायर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्ट भी हो गया, बॉइल भी हो गया, तब वो रूम टेम्परेचर पे पहुंचे बढ़ के। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम थे रूम टेम्परेचर पे, बहुत कम, माइनस में। तो रूम टेम्परेचर जब वो पहुंचे तो मेल्ट हो गई, मेल्टिंग पॉइंट भी बीच में आ गया था, वहां वो मेल्ट हो गए थे, और क्या बीच में आ गया था? बॉइलिंग पॉइंट, वहां वो बॉइल हो गए थे। तो रूम टेम्परेचर में जब पहुंचे तो किस हालत में पहुंचे? गैस की हालत, इसलिए। अब मेरा सवाल ये, किन चीजों पे सॉलिड लिक्विड और गैस डिपेंड करती है? स्टेट जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? आपने आप प्रॉपर्टी बताएंगे तो वो प्रॉपर्टीज से सॉलिड लिक्विड वो कौन से दो फैक्टर्स हैं? वो दो फैक्टर हैं जिन पे स्टेट डिपेंड करती है। वो है एक मेल्टिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक है प्रेशर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वजह सुनो, एक तो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं कहेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट वो तो हम जिस टेम्परेचर पे वहाँ देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है जिस पे हमने उसको रखा है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है या ज़्यादा है। अगर हमारा टेम्परेचर जिस पे रखा है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, इसका लगभग मेल्ट हो चुकी है, और बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसका लगभग बॉइल हुई है कि मेल्ट हो चुकी है। तो हम जिस टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो हमने जहाँ उसको रखा है उस जगह का टेम्परेचर क्या है? हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। वो टेम्परेचर जहाँ पे हमने उसको रखा है उसका मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है कम है, वो तो हम तो टेम्परेचर उस चीज़ का देख रहे हैं जहाँ उसको रखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक तो टेम्परेचर, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द in which the
टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। और दूसरा फैक्टर है प्रेशर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सबको भी कैसे बड़ी अजीब सी बात समझ आ रही है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो आपने बहुत हाई प्रेशर को उसको रख रखा है, बहुत हाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे भी प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक पे रखा है, ओवर एटमॉस्फेयर लेवल, सी लेवल से कई हजार कई लाख गुना ज्यादा प्रेशर है। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका वो नहीं रहेगा जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई हो जाएगा, वो भी हजारों में पहुंच जाएगा, वो भी हजारों में पहुंच जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर जब बढ़ता है किसी ऑब्जेक्ट में तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, और प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। पहले फिजिक्स में किताब में एक एक्सरसाइज थी जिसमें 65 डिग्री पे पानी बॉइल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम करा तो 100 तक नहीं पहुंचेगा, 100 से पहले ही बॉइल हो जाएगा, क्योंकि 100 पे तो बॉइल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को होता है। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। तो हम प्रेशर देखिए, प्रेशर कितना लग रहा है, फिर हम उस प्रेशर पे और हम देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेबल होती है पूरी, उस पर चेक करेंगे कि इतने प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। पहले उस प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80 डिग्री है, फिर हम चेक करेंगे सराउंडिंग का टेम्परेचर वो इस वक्त कितना है। अगर वो 80 से ज्यादा है इसका मतलब वो बॉइल हो चुका है, किस फॉर्म में मिलेगा हमें, गैस की फॉर्म में मिलेगा। और अगर वो बॉइल उस क्या नाम है 80 से कम है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम चेक करेंगे सराउंडिंग के टेम्परेचर से कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, और बॉइलिंग पॉइंट किससे चेक करेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो फ्लेक्सिबल बदलता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का पता कैसे चलाएंगे, प्रेशर से। और अलग अलग प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रेशर पे कितना बॉइलिंग पॉइंट है, और टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा कि इसका जो टेम्परेचर बॉडी का है, जब बॉडी को जहाँ रखा है वहाँ टेम्परेचर कितना है। फिर हमें पता चलेगा कि बॉडी अपने बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पर है या लोअर टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट से हायर पर है, मेल्टिंग पॉइंट से लोअर पर। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड, टेम्परेचर जहाँ वो रखी गई है, जब तक हमें भाई आप बताओ ना, वो जो है जिसे कहना चाहिए आप हिमालय की उस पर पहुँच गए बिल्कुल यहाँ पे और बहुत बर्फ जमी रहती है और टेम्परेचर -20 है, तो आप लोगों को पूछे भाई ये जो पानी है ये अगर वहाँ उस जगह पहुँचा दी जाए हिमालय की उस चोटी के ऊपर तो ये किस हालत में होगा, तो आप वहाँ का टेम्परेचर चेक करोगे। अगर वही इसी तरह का पहाड़ जो है वो मिडिल ईस्ट में है, जहाँ टेम्परेचर जो होता है वो 50-60 डिग्री, पहाड़ों में भी टेम्परेचर हाई होता है, पहाड़ों में भी टेम्परेचर जो है 20-40-50 डिग्री होता है। तो अभी देखोगे जहाँ पर इसको लेके जा रहे हैं वहाँ टेम्परेचर कितना है, मतलब वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर है, और जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 है, इसका मतलब है वो ऑलरेडी मेल्ट हो गया, तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और हमने कहा हिमालय में कितना होगा, मिडिल उसके बाद एवरेज के बाद एवरेज की ऊंचाई पे ले जाए, तो आप ये नहीं पूछोगे फिर ये सॉलिड तो आप पहले उसमें वहाँ का टेम्परेचर देखोगे कि वहाँ कितना टेम्परेचर है, तो वहाँ तो टेम्परेचर पता चला -30 है, तो आपको -30 तो ये तो 0 डिग्री पे मेल्ट होता है, जब तक ये 0 नहीं पहुंचेगा मेल्ट नहीं होगा। अब ये -30 पे इसका मतलब मेल्ट नहीं हुआ, तो किस फॉर्म में मिलेगा, वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो एक तो हम टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और दूसरा क्या देखेंगे हम, प्रेशर। प्रेशर क्यों देखेंगे, बात समझ में आ गई कि प्रेशर से हमें किस बात का पता लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट ना, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर तो आपका है जो है, उस वक्त कितना प्रेशर उस चीज पे लग रहा है। अब देखेंगे सर इतने प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उस टेम्परेचर को देखेंगे जो है सराउंडिंग्स का, और उस प्रेशर को देखेंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना वो देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि उस दो कंडीशंस के अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट का उस वक्त का टेम्परेचर जो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम है, आपको वो ये लिक्विड होगा, और उस वक्त का प्रेशर जाएंगे रखा है वहाँ टेम्परेचर
अब ये जहाँ रखा है वहाँ पे टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी कम है और बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट से वैसे ही कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट से कम है, तो इसका मतलब मेल्ट भी नहीं हुआ और बॉइल भी नहीं हुआ, किस फॉर्म में हम कहते हैं सॉलिड बॉडी। और हम कहेंगे भाई इस फॉर्म वहाँ जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, हम क्या कहेंगे कि ये वहाँ का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये बॉइल हो चुका है, तो किस फॉर्म में मिलेगा हमें वो ये। तो टेम्परेचर एक तो इम्पोर्टेंट है जिससे हम पता लगाएंगे, और दूसरे उसका उस ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका पता प्रेशर से चलेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट टाइम पर डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। अब आपको समझ में आ गया, बुक में एक चीज दे रखी है, आपने कभी किसी से पूछा जैसा कि दो फैक्टर हैं, व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, क्या क्या दो फैक्टर हैं, टेम्परेचर इन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, नंबर 2 प्रेशर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑन द गिवन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स, आफ्टर नोइंग द प्रेशर वी विल डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट, फिर उस बॉइलिंग पॉइंट को चेक करेंगे उस प्रेशर उस टेम्परेचर से जिसमें वो रखा है, ये उससे भी कंपेयर करेंगे। अब सॉलिड लिक्विड, अब मिसाल अभी बुक में सवाल क्या भाई पानी लिक्विड क्यों है, जीरो, अच्छा 0 डिग्री पे पानी क्या होगा, आपको सिर्फ टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री, तो वाटर किस फॉर्म में मिलेगा ना, 0 डिग्री पे वो सॉलिड भी बनता है अगर टेम्परेचर कम करना है, और 0 डिग्री पे आइस से वाटर भी बनता है। 0 डिग्री फिक्स टेम्परेचर है, हम ना तो उसे बढ़ा रहे ना घटा रहे, बढ़ाते तो सॉलिड लिक्विड बन जाता, घटाते लिक्विड क्या बन जाता सॉलिड। एट 0 डिग्री if the water is in liquid state it will remain in liquid state, provided temperature is not changing, is not decreasing, or if it is solid it will remain। तो आइस द वाटर जिसको वाटर कह रहे हैं उसका कुछ हिस्सा सॉलिड में भी हो सकता है और कुछ हिस्सा लिक्विड में, उसको आप 100% लिक्विड नहीं कह सकते, 100% सॉलिड नहीं कह सकते। तो मुझे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ बढ़ाने की घटाने की बात नहीं हो रही, वाटर 100 पे पहुंच गया, वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वी आर नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो इट विल बी इन लिक्विड स्टेट, इट विल बी इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि 100 पे पहुंचा है लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे, जब टेम्परेचर तक नहीं बढ़ाएंगे वो हीट लेके गैस बनेगा, वो हीट हम टेम्परेचर हीट दे ही नहीं रहे, हमने उसको रोक रखा है। तो एट 100 डिग्री सम वाटर मे बी इन गैसियस फॉर्म which is already converted into gas, and some water will be in liquid form। तो गैस बस तो गैस की फॉर्म में आ गया तो गैस ही रहेगा और लिक्विड नहीं बनेगा, तो हम टेम्परेचर कम नहीं कर रहे, और जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैस नहीं बनेगा क्योंकि हम उसको टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे, हमने 100 पे फिक्स कर रखा है, और ना हीट कर रहा है ना कूल कर रहा है। तो वाटर में भी लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन gaseous state at 100 degree Celsius, so we are not neither increasing neither we are heating nor we are cooling। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया कि लोहे की अलमारी जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों है, क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर इज क्या है मच लेसर देन इट्स, तो सॉलिड पे हमेशा पहले मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, लेस मच लेसर देन मेल्टिंग पॉइंट, therefore it is solid, therefore it is why oxygen is gas at room temperature, तो गैस वैल्यूज को लगे बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करके आएंगे, तो रूम टेम्परेचर जो है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट जब वो बॉइलिंग रूम टेम्परेचर पहुंची तो बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस कर चुकी है, तो इसका मतलब क्या है, तो रूम टेम्परेचर इज मच हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, therefore at room temperature ऑक्सीजन विल बी इन व्हिच स्टेट, गैसियस स्टेट। ये सबको समझ में आ गई, आपकी समझ में आ गई बात, दैट है कुछ बैठा दिमाग में कि व्हाई व्हाट आर द फैक्टर्स, ये क्लियर हो गई बात, कि व्हिच आर द टू फैक्टर्स जिन पे स्टेट डिपेंड करती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब उसको बढ़ा दे, प्रेशर एक्टिंग ऑन द सब्सटेंस एंड प्रेशर इज एंड टेम्परेचर एक्टिंग इन द सब्सटेंस इज केप्ट इज प्लेस्ड। ये बात हुई टेम्परेचर किसका,
सब्सटेंस जहाँ पे रखा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड प्रेशर। फिर आप उसको एक्सप्लेन करें कि प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट पता चलेगा। देन आफ्टर नोइंग बॉइलिंग पॉइंट of the on the in a given pressure, we will also check its melting point, and then we will compare it with the surrounding temperature. If the surrounding temperature is lesser than melting point, it will be solid. If the surrounding temperature is more than boiling point but more than melting point but lesser than boiling point, then it will be liquid. If the surrounding temperature is more than boiling point, then it will be a gas. Pressure का फैक्टर समझ में आ गया? So by knowing the pressure, we will determine its boiling point. तो ये हो गया। उसके बाद इसमें एक सब्लिमेशन की डायग्राम थी। आई थिंक यू कैन ड्रॉ इट योरसेल्फ। जब आप सब्लिमेशन की डायग्राम ड्रॉ करें तो उसमें आप जैसे ये ट्रे है और इसके अंदर आप वो फनल दिखाते हैं ना, फनल कवर करने के लिए यहाँ पे कॉटन लगा देते ताकि यहाँ पे वो जमा हो जाए, यहाँ को सब्लिमेटरी सब्सटेंस है। ये पहले बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे क्या, वो जो बनाएंगे ना बर्नर, वो बर्नर जो है वो बाद में बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले कौन सा हिस्सा बनाए? अच्छा, इसमें भी वो भी बनाना है आपको, क्या स्टैंड, क्या बनाना है? स्टैंड बनाना है। तो पहले ही बना दो, इसके साथ नीचे स्टैंड बना दो। डायग्राम का भी एक तरीका होता है कि इस तरह से शुरू करें तो जल्दी बन जाएगी, प्रोपोर्शनेट बनेगी। हाँ, यही जाएगा। क्या आपने पहले क्या बनाया? ये वो थी, क्या नाम है, चाइना डिश है ना। चाइना डिश के ऊपर आपने क्या दिखा दिया? फनल। फिर इसके नीचे आपने क्या दिखा दिया? क्या नाम है? अब इसको अगर आप वो दिखाना चाहें, क्या नाम है इसके अंदर, जाली। मैं जाली भी दिखा देता ना कभी कभी। अब ये जो जाली है, ऐसे आप जाली भी बना सकते हैं इसके अंदर, है ना। ये आपका स्टैंड आ गया। आप चाहे तो पीछे वाली स्टैंड को दिखा सकते हैं, क्या नाम है, करके 2 मिनट में करके स्टेट क्या मैंने ये बना दिया, चाइना डिश। के नीचे आपने क्या बना दिया? चाइना डिश जो रखी है उसके ऊपर, और उसके ऊपर आपने ये बना दिया क्या, फनल, और नीचे आपने बर्नर। ये डायग्राम का कोई दे दें। हाउ विल यू ड्रॉ द डायग्राम शोइंग व्हाट? सब्लिमेशन। तो यहाँ जो सब्सटेंस है उसको हम लिखेंगे सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। और जब ये गैस बन के यहाँ दोबारा डिपॉजिट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेट। यानी सब्लिमेशन के बाद जो चीज बनी वो सब्लिमेट कहलाएगी। सब्लिमेटिंग का मतलब ये सबलाइन होगी, लेकिन ये तो हो गई ना, या जमा हो गई ना उसके बाद, तो व्हाट विल यू कॉल इट? सब्लिमेट। जैसे फिल्टर होने के बाद जो लिक्विड आता है हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसे हम? फिल्ट्रेट। समझ में आ गई ना? ये सब्लिमेट कहलाएगा। और जो सब्सटेंस यहाँ रखा उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेटिंग। ये सब्लिमेट नहीं है। सब्लिमेट मतलब the solid which is formed after sublimation। तो ये बन रहा है सब्लिमेशन के बाद। यहाँ 2 दफा सब्लिमेशन हो रहा है। एक दफा यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में वो सबलाइन हुआ, फिर वो वेपर दोबारा सॉलिड बन गया। एक दफा सब्लिमेशन यहाँ पे हुआ और दोबारा सब्लिमेशन दोबारा जब वो सॉलिड बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से गैस बनने में भी सब्लिमेशन कहलाता है और गैस से सॉलिड बनने में भी सब्लिमेशन कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? आपके पास किताब है जिसमें एक्सरसाइज में वो दे रखी है, 9 नंबर की एक्सरसाइज है, वो उन्होंने डायग्राम दे रखी है, ABCD मार्क करने। अब इसमें दे रखा ए सॉलिड है और उसके अंदर एरो लगी है, ऊपर ए नीचे डी है और वो लिक्विड की तरफ जा रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड ए पे क्या आएगा? सॉलिड से लिक्विड प्रोसेस का नाम बताना है। सॉलिड से लिक्विड के मेल्टिंग आएगा। क्या आएगा? और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन।
फ्रीजिंग भी लिख सकते हो। फिर ये AOD आई है। फिर लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, क्योंकि लिक्विड से गैस इवेपोरेशन से भी हो सकता है। तो बजाय बॉइलिंग लिखने के, हालांकि टीचर इसका नंबर दे देगा, गलत नहीं है, लेकिन बहुत प्रोसेस के नाम आएंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन लिखेंगे, वो बॉइलिंग हो सकती है और इवेपोरेशन भी हो सकता है। क्या लिखेंगे आप? वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, सी जो सी है, ठीक है। फिर सॉलिड से गैस ई पॉइंट सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड यहाँ पे एफ पॉइंट है क्या ना, ये भी सब्लिमेशन, ये भी क्या है सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड में गैस बने, एक गैस से सॉलिड बने, दोनों प्रोसेस जो है वो सब्लिमेशन। डिपोजिशन जो है हम इसको इसलिए यूज कर, एक मिनट क्योंकि हर नहीं है इसमें बशर्ते के, इसमें डिपोजिशन देखो ऐसा होता है कि मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊँ। आपने इसमें इसी चैप्टर में क्लास में आगे चल के पढ़ेंगे, आपने पानी में बहुत सारा नमक घोल दिया, सारा घोल दिया गर्म पानी के, उसके बाद जब आप उसे ठंडा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा नमक जितना डिजॉल्व होना चाहिए उससे ज़्यादा डिजॉल्व हो चुका है। जब आप ठंडा करेंगे तो वो नीचे डिपोजिट होने लगेगा, उसे भी डिपोजिशन कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं कि वो डिजॉल्व जो था वो अनडिजॉल्व हो रहा है, सॉलिड बन के नीचे डिपोजिट हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिपोजिशन वर्ड वहां भी आता है कि भाई पानी ठंडा करा तो जो डिजॉल्व था, जो गर्म टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो चुका था, ठंडा करने में वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ गया, उससे आप क्या कहेंगे? डिपोजिशन ही तो बोलेंगे। तो इसलिए बेटर वर्ड क्या है? सब्लिमेशन। और वापस जाए तो जनरल वी हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट चैप्टर। नाउ इसमें अब आ रहा है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। इम्प्योर सही क्या, दूसरा नाम क्या है इसका? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल का मिक्सचर। क्या डेफिनेशन दी है? याद कीजिए क्या डेफिनेशन दी? हाँ जी, मिक्सचर की क्या डेफिनेशन दी? प्योर फॉर्म की क्या डेफिनेशन दी?